अपनी जो डिग्री है, डिग्री का हिसाब नहीं देंगे, कुछ बताएंगे लोगों को, मन की बात सबसे करेंगे। तो ये सरकार फेक सरकार है, तो ये ओबीसी नहीं है। देखिए जो मोदी जो सरनेम है, या मोदी जी जो हैं, देश के प्रधानमंत्री जी हैं, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अपनी जाति को ओबीसी में लेकर आए थे, उससे पहले वो ओबीसी में नहीं थे। तो जितने भी मोदी हैं वो कहीं ना कहीं ओबीसी में नहीं आते हैं। और जो यहाँ से गए हैं, जैसे नीरव मोदी हैं और ललित मोदी हैं, ये मेहुल चोकसी है, ये जितने भी लोग गए हैं, विजय माल्या वगैरह हैं, ये लोग हैं, ये कोई भी ओबीसी में नहीं आता है। ये तो मोदी कहने के बाद, मोदी जो सरनेम है ये केवल मोदी जी जो प्रधानमंत्री उनका थोड़ी है, ये तो बहुत सारे लोग लगाते हैं मोदी सरनेम। तो मोदी जी कभी भी, मोदी सरनेम कभी भी ओबीसी में नहीं आया है। ये तो एक चालाकी के साथ आया कि देश के लोगों को आरएसएस ये बता सके कि देश का जो प्रधानमंत्री है वो ओबीसी है, और ओबीसी लोगों को, जो देश में सबसे ज़्यादा ओबीसी हैं, उन लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनकी वोटिंग को लिया जाए, वोटिंग को ले जा सके, तो इसलिए उनको बनाया गया है। नहीं तो ओबीसी के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है। ओबीसी की बात की जाती है मगर ओबीसी जनगणना कराने के लिए मना कर दिया जाती है। ओबीसी की अगर बाई चांसलर की बात करें तो कोई नहीं है। ओबीसी अगर आप नौकरी में देखें तो बहुत कम है। उनके 27% रिजर्वेशन की बात करें तो कहीं भी फुलफिल नहीं हो पा रहा है। ओबीसी के अधिकारों की बात आती है तो मोदी जी कभी नहीं बोल पाते हैं। तो कैसे ये मोदी जी ओबीसी हैं, ये जो ओबीसी की बात ही नहीं कर पाता है, ओबीसी की लड़ ही नहीं रहा है। तो ये जो है ये सब फेक हैं, जैसे डिग्रियां फेक हो रही हैं लोगों की, मोदी जी जैसे उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं, वादे फेक हो रहे हैं, वादे झूठे हो रहे हैं। मोदी जी ने बहुत वादे किए देश से कि भाई हम क्या क्या आपके लिए करेंगे, हम आपको 15 लाख देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे आपको, वहाँ से काला धन आएगा, सब कुछ आएगा। जो वादे किए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं किया, मगर जो कहा नहीं था, जो हिडन एजेंडा था, उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। जैसे नोटबंदी का काम किया था, नोटबंदी से किसको फ़ायदा हुआ बताइए? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब जैसे कोविड हुआ, कोविड में जो हज़ारों करोड़ रुपया मोदी जी फंड में जो आया, जो पीएम फंड में आया, उसका हिसाब देना चाहिए था, मगर हिसाब नहीं देंगे। देखो कोर्ट का फैसला है, कोर्ट के फैसले के बाद में ये डिसीजन लिया गया है, तो ये तो उनके वकीलों को देखना चाहिए था, केस को अच्छी तरह लड़ना चाहिए था। तो इसमें तो कुछ ज़्यादा कहा नहीं जा सकता, मगर सरकारें जो होती हैं जब किसी के साथ गलत करती हैं तो फिर उनको भी भुगतना पड़ता है आगे। 1975 में क्या हुआ था पूरा देश जानता है, वो भी गलत था, जो आज हो रहा है वो भी गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और डेमोक्रेसी में तो कम से कम एक दूसरे के दिल में इज्जत होनी चाहिए। डेमोक्रेसी को ख़त्म किया जा रहा है धीरे धीरे, और डेमोक्रेसी को ख़त्म करने के साथ साथ में संविधान की जो मूल आत्मा है उनको भी ख़त्म किया जा रहा है। तो यहाँ विपक्ष को दुश्मन की तरह देखा जा रहा है। हाँ, हमारे आइडियाज़ हो सकते हैं, हमारी आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, हमारे विचार अलग हो सकते हैं, मगर देश को अच्छा बनाने के लिए सारे लोग काम कर रहे हैं। और जिस देश में विपक्ष मजबूत नहीं होता है, या जिसको कमज़ोर किया जाता है, या विपक्ष को दबाया जाता है, उसकी आवाज़ को दबाया जाता है, या लोगों की आवाज़ को दबाया जा सकता है, वो देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। वो देश में कभी भी एक जो ह्यूमन राइट्स हैं वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। जो भी व्यक्ति सवाल पूछता है, अब जैसे राहुल गांधी ने सवाल पूछा कि भाई मोदी जी जो अडानी है, अडानी के पीछे क्यों खड़े हैं, ये 20,000 करोड़ का जो पैसा है किसका पैसा है? तो ये सवाल जो पूछेगा उनकी सदस्यता ही ख़त्म करवा दी उन्होंने। देखिए ये सब जुडिशियल मैटर, तो इस पर क्या मैं कमेंट्स करूँगा, वो तो कोर्ट बताएगा जो भी है। मगर नेताओं को भी सोचना चाहिए कि वो ऐसी कोई बात ना कहें कि जिससे कि दूसरे लोगों की भावना आहत हो। और दूसरे लोगों को समझना चाहिए कि चुनाव में कही हुई बात किस वो संदर्भ में की गई है, उसको भी समझना चाहिए। अब तो ऐसे तो फिर तो सब लोगों पर ही डेफेमेशन के होंगे। और रही SC ST की बात, तो 5000 साल से उनका अपमान किया जा रहा है, उनको अपमान शब्दों से बोला जाता है, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। तो जिसकी सरकार होगी उसका अपमान होगा, जो ताकतवर होगा उसमें अपमान होगा, गरीब का तो कोई अपमान नहीं होगा। इसका मतलब है गरीब का कोई सम्मान नहीं है। तो जब तक सरकार होती है, सरकार डिसाइड करती है कि किसका सम्मान हुआ, किसका सम्मान नहीं हुआ है। तो सरकारों की ये सब चीज़ें हैं, चालें हैं। कोर्ट भी आज उनके ही फेवर में काम कर रहे हैं, कोर्टों में रात दिन काम कर रहे हैं, देखा है। तो कहीं ना कहीं वो एक प्रेशर में काम कर रहा है कोर्ट भी, तो प्रेशर ख़त्म होना चाहिए। जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, जुडिशरी को फ्री करना चाहिए, खोलना चाहिए, उनको जागरूक होना चाहिए अपने अधिकारों के खिलाफ। जो सदियों से उन लोगों का शोषण किया गया, उनके अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं, जो 27% भी जो मंडल कमीशन के माध्यम से मिला, और धन्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो आर्टिकल 340 संविधान के अंदर रख कर गए, क्योंकि उनको पता था, उनकी दूरदृष्टि थी कि आज लोग तो ये नहीं ले रहे हैं, इनके पूर्वज जो हैं
आज संविधान को गलत मान रहे हैं और आज ये रिजर्वेशन को गलत मान रहे हैं, मगर आने वाले समय में संविधान की बात करेंगे, संविधान में इनके अधिकार होंगे और रिजर्वेशन इनको मिलना चाहिए। तो अगर वो प्रोविज़न नहीं होता तो रिजर्वेशन 27% नहीं मिलता। 52% लोगों का 27% रिजर्वेशन है, उनका रिजर्वेशन बढ़ना चाहिए। 3% लोगों का 10% रिजर्वेशन 1 सेकंड में हो जाता है, बताइए। तो इस देश में क्या चल रहा है? देश में जातिवाद चल रहा है, देश में धर्मवाद चल रहा है। सरकार जिनकी होती है वो देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। देखिए, ओबीसी नेता नहीं है वो अपने घर के नेता हैं और वो अपने फ़ायदे के लिए बने हैं, वो समाज के लिए नहीं बनाया है। एससी के लोग बार सवाल करते हैं कि 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाते हैं, वो SC ST के जाते हैं, वो SC ST को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बनाए हुए पॉलिटिकल रिजर्वेशन पे जाते तो हैं, मगर कभी भी वो अपने समाज की बात नहीं करते हैं। वो अपने पार्टी के जो आका हैं उनकी बात करते हैं, अपनी पार्टी की विचारधारा पर बात करते हैं वो लोग। तो उनसे क्या उम्मीद करेंगे कि वो लोग उनकी बात करेंगे? जो ओबीसी है, ओबीसी सरकार में रहते हुए भी वो ओबीसी जो जनसंख्या है उसके आधार पर जनगणना होनी चाहिए, उसके लिए तैयार ही नहीं है। तो फिर कैसे हम बोलेंगे कि उनके रिजर्वेशन की बात करेगा, उनके अधिकारों की बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा, उनके रोजगार की बात करेगा, उनके मान सम्मान की बात करेगा? नहीं करेगा। तो ओबीसी समाज को समझना चाहिए कि वो अपनी सरकार खुद बनाए। माननीय काशीराम साहब ने बहुजन समाज की स्थापना क्यों की है? बहुजन समाज में SC ST OBC माइनॉरिटीज़ की जो बात की है और अल्पसंख्यक की बात की है, उन लोगों को इकट्ठा होना चाहिए और अपनी सरकार बनाना चाहिए। आज भी बीजेपी सरकार के पास में मात्र 40% वोट है, 60% वोट विपक्ष के पास में है। तो अगर विपक्ष एक साथ हो जाएगा, अपने बच्चों के लिए किसान अपने साथ हो जाएंगे और नौजवान अपने साथ हो जाएंगे, महिला हो जाएंगी, SC ST OBC माइनॉरिटी सारे साथ आ जाएंगे, तो बीजेपी को उखाड़ कर फेंक देंगे। जो शोषण करने वाली सरकार है, जो शोषण कर रही है, जो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं देश में चला रही है, अपनी मनमानी कर रही है, सारी संस्थाओं को कैप्चर कर रही है, सारी संस्थाओं पर कब्जा कर रही है, सारी संस्थाओं को डराकर अपने अकॉर्डिंग विपक्ष को दबाने का काम कर रही है, तो कम से कम वो सरकार चली जाएगी और अच्छी सरकार आएगी। जब अच्छी सरकार आएगी तो डेफिनेटली बहुत कुछ हो जाएगा। और मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए, मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा तो मुझे पता है कि बीजेपी को हरा दिया जाएगा। आप मुद्दों को आप बड़ा नहीं कर पाते हैं। वो धर्म के मुद्दे को लेकर आ जाती है, राम मंदिर को लेकर आ जाती है, 370 लेकर आ जाती है, हिंदू मुसलमान लेकर आ जाती है, गाय गोबर लेकर आ जाती है, वो मुद्दे बनाए जाते हैं। देश के मुद्दे वो डिसाइड करते हैं क्या मुद्दे हैं। मुद्दे देश के ये नहीं है, मुद्दे देश के कुछ और हैं, ये ओबीसी को समझना चाहिए। तो ओबीसी जो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी जनसंख्या में है, उसको इकट्ठा होकर सोचना चाहिए कि हमारा नकली हिंदू बनने से फ़ायदा नहीं है, हमें हमारे अधिकार मिलने चाहिए, बच्चों के अधिकार मिलने चाहिए, जब भी इसकी बात बन सकती है। लेकिन जो मुद्दे हैं वो तो हिंदू मुस्लिम के ही चल रहे हैं, उसी पे वोट मिलता है, तो विकास के मुद्दे कहाँ होते हैं चुनाव में? देखो, गलत है, ये गलत है कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा होता है। मुद्दे इस देश के अंदर एजुकेशन का होना चाहिए कि सबको एजुकेशन क्यों नहीं मिल रही है। इस देश में मुद्दा रोजगार का होना चाहिए, इस देश में मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का होना चाहिए, इस देश में मुद्दा जनसंख्या कंट्रोल का होना चाहिए, इस देश में मुद्दा इन्वायरमेंट का होना चाहिए, इस देश में मुद्दा दलितों के साथ में 2000 सालों से जो शोषण हो रहा है उसका होना चाहिए, इस देश में मुद्दा जाति विहीन देश और सोसाइटी बनाने का होना चाहिए, इस देश में और मुद्दे होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए मगर इन मुद्दों पर कोई बात नहीं करेगा, हिंदू मुसलमानों पर, क्योंकि एक पार्टी को हिंदू मुसलमान करने से फ़ायदा होता है, एक पार्टी को धर्म के नाम पर राजनीति करने से फ़ायदा होता है, तो वो धर्म के नाम पर राजनीति करेगा। जिसको जो फ़ायदा, और देश से कोई लेना देना नहीं है, इनको जीतना है सिर्फ, और अपनी पार्टी को सरकार में लेकर आना और फिर अपने दोस्तों के माध्यम से देश को लुटवा कर बाहर भिजवाना है। यही तो इनका काम है। देश से कोई मोहब्बत नहीं करता, देश के लोगों से कोई मोहब्बत नहीं करता है। अभी जो बारिश आई है तो कई किसानों ने बोला कि भाई हमारी फसलें ख़राब हो गई हैं, तो मैंने उनसे कहा कि फसलें दोबारा आ जाएंगी, हर साल आ जाएंगी। जो नस्लें ख़राब हो रही हैं आपकी, उन नस्लों को बचाइए। आपकी नस्लों को ख़राब किया जा रहा है, फसलें तो फिर दोबारा आ जाएंगी। तो ये फसलों को भी ख़राब कर रहे हैं, नस्लों को भी ख़राब कर रहे हैं। फसलों को ख़राब करा रहे हैं गायों से, और जो बिजार हैं उत्तर प्रदेश में आप घूम रहे देखें तो उनसे तो आपकी फसलों को ख़राब करा रहे हैं, और नस्लों को ये ख़राब कर रहे हैं आपको, क्योंकि आपको एजुकेशन देंगे नहीं। और कोई अगर बड़ी मुश्किल से पढ़ भी गया, किसी ने कोई डिग्री वगैरह ले भी ली, फेक नहीं ओरिजिनल डिग्री किसी ने ले भी ली, तो उसको फिर नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये तो आपकी पूरे आने वाली नस्लों को ख़राब कर रहे हैं, नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं। आपको इनसे सावधान रहना पड़ेगा, और इनको जब तक तुम सत्ता से नहीं हटाओगे, जब तक बात बनने वाली नहीं है, सत्ता से हटाना ही पड़ेगा।